हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूको बैंक को। इसको डिस्कस करने का एक तो मेन रीजन ये है कि कल यानी 25 अप्रैल को क्वार्टरली रिजल्ट है, मार्च क्वार्टर 2026 का। हाँ, तो हम ये समझेंगे कि रिजल्ट इनका कैसा रहा। उसके बाद हम फाइनेंशियल समझेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आती हैं, लर्निंग वीडियो आती हैं, उनको देख के आप चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। तो मार्केट की इक्विटी है 33,192 करोड़, स्टॉक पी 12, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.55% और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 8.62%। डेप्ट टू इक्विटी 10.6। बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो डेप्ट होता है ये इनकी इन्वेंट्री होती है। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी का काम क्या होता है, कम ब्याज दर पर हमसे पैसा लेना। और जैसे अधिक ब्याज दर पर वो कैसे हो सकता है, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल व्हीकल लोन और भी काफी तरह के लोन होते हैं, वो हमें अधिक ब्याज दर पर मिलते हैं, है ना। तो ये डेप्ट टू इक्विटी इनका डेप्ट ना होगी, ये इनकी इन्वेंट्री होती है। अगर ये हमसे पैसा ब्याज पर लेंगे नहीं तो ये हमें वापस देंगे क्या, और फिर अगर वापस नहीं देंगे तो फिर पैसा कमाएंगे कैसे। प्रमोटर होल्डिंग है 91%। ये एक पीएसयू बैंक है ना। ये हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देखेंगे। और एक बुक वैल्यू 26.5 और करंट प्राइस है 26.5। डिविडेंड यील्ड 1.47% और प्लेज परसेंट 0। अब बुक वैल्यू वाला समझते हैं एक बार हम, है ना। पीएसयू बैंक जो होते हैं वो जब भी बुक वैल्यू से नीचे जाते हैं तो उसके बाद बुक वैल्यू, अगर यहाँ पे हम इस चार्ट की भाषा में बात करें तो जो वन बुक वैल्यू 1.0 होते हैं वहां तक तो वो जाते ही जाते हैं। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। अब मान लो जो इनके एसेट्स हैं, आज के मान लो आज के डेट में यूको बैंक बंद हो जाए, आगे से ये कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं या फ्रॉड घोषित हो जाए, हाँ, कोई भी सिनारी ले लो, और उसके बाद ये बैंक बंद हो जाए, है ना। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या पैसा मिलेगा, वो होती है बुक वैल्यू। मान लो आज कंपनी में ये बैंक बंद हो जाता है तो शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलेगा एक शेयर के बदले 26.5 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि 9 फरवरी 2014 को इनका बुक वैल्यू हाईएस्ट चला गया था 2.7 का। अब पी रेशियो के हिसाब से देखें हम, तो जो करंट का जो पी है वो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। 10 साल के टाइम फ्रेम, 5 साल, 3 साल पे भी काफी नीचे है, और 1 साल के टाइम फ्रेम पे भी देखें हम तो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। तो पी के हिसाब से अभी स्टॉक प्राइस काफी सस्ता है। अब जैसे रिजल्ट है मार्च 2026 के 25 अप्रैल को, तो रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। मार्च 2025 में 6,745 था, इस बार है 6,656। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो मार्च 2025 में -356 करोड़ था, वो इस बार बढ़ के 538 आया है प्लस में। फाइनेंसिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आ जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि लोन लेने और लोन देने के बीच में कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर हम अच्छे अच्छे बैंकों में भी देखेंगे तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट माइनस में होता है। अब नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2025 में इनका नेट प्रॉफिट था 652 करोड़, जो बढ़ के कितना हो गया है 801 करोड़, हाईएस्ट एवर है। फिर एक जो चीज़ और भी अच्छी लगी मुझे, इनका जो एनपीए है जो किसी टाइम पर 4.5 लगभग 4.78% का था, वो घटते घटते कितना हो गया है 2.17%। और नेट एनपीए कितना है इनका 0.27%, है ना। अब अगर हम ऐसे देखें, कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें, तो जो
वहां पे भी एनपी कितना हो गया है, 0.5%, एकदम लो लेवल पे है। और ग्रोस एनपी देखें तो 2.69%। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो रेवेन्यू इनका 2015 में 19,359 करोड़ का था, वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 26,281 करोड़, है ना। और नेट प्रॉफिट कितना हो गया है, हाईएस्ट एवर, जो किसी टाइम पर मार्च 2018 में -4,436 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ के कितना हो गया है, 2,768 करोड़ का प्लस में। और जो ईपीएस किसी टाइम पर माइनस में 26 रुपये, -19 रुपये हुआ करता था, वो ईपीएस आ गया है प्लस में, अर्निंग पर शेयर। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में इनकी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। रिजर्व जो 11,473 करोड़ का था, वो बढ़ के कितना हो गया, 20,710 का। और यहाँ पे अगर हम डिपॉजिट्स देखें तो ये भी हाईएस्ट एवर है। और बोरोइंग्स भी इनके पास अच्छी खासी है, जो कि इन्वेंट्री का ही एक रूप होती है। फिर यहाँ पे हम देखें तो फिक्स्ड एसेट भी इनके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 90.95% है। एक चीज आप नोट करना कभी भी, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है और एक सरकारी कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में प्रमोटर के पास होल्डिंग मैक्सिमम हो सकती है 75%, और सरकारी कंपनी में ये होल्डिंग हो सकती है 99%। क्योंकि अगर 100% ही सरकार के पास हो गई तो वो कंपनी लिस्ट कहाँ से होगी, है ना। तो अगर जब कभी भी प्राइवेट कंपनी में अगर ये 75% से नंबर ऊपर चल रहा है तो वहां पे आपको सावधान होने की जरूरत होती है प्राइवेट कंपनी के केस में। और सरकारी कंपनी के केस में ये 99% तक हो सकता है, क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी में 75% से ऊपर आप होल्डिंग रख नहीं सकते, प्रमोटर ग्रुप जो होता है। अब ये देखें तो हम, कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर 75% से ऊपर है तो वहां पे थोड़ा सा देखने पर पता लग सकता है। अगर वहां से भी थोड़ा समझ में ना आए तो यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति, तो ये मतलब है सीधा सीधा सरकारी कंपनी से। अब पब्लिक के पास होल्डिंग देखें तो 4.58% पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो 95.42% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है ना। तो ये भी एक अच्छा खासा साइन है। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल्स देख लिए। बाकी एक चीज और होती है जो बैंकिंग और एनबीएफसी के केस में होती है, वो फाइनेंशियल जो होते हैं। अगर वहां पे मान लो एनपीए कम हो रहा है ना, रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद कुछ इनमें कुछ बच नहीं जाता है इनके बैलेंस शीट में समझने के लिए, है ना। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 30 मार्च 2026 को स्टॉक प्राइस ने अपना लो बनाया था करंट का। वहां से लगभग 19% ये रिकवर भी कर चुका है। और ये जो लो बनाया था यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के आसपास था, 2023 का लो था, है ना, 2023 मई में। अब जैसे मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी आपके साथ, एक तो एक बार ये देख लेते हैं कि अधिकतम स्टॉक प्राइस कितना गया हुआ है। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लेके चलते हैं, हाँ? तो स्टॉक प्राइस का हाईएस्ट है लगभग 150 के आसपास। और अभी फाइनेंशियल्स चल रहे हैं अच्छे खासे, इंप्रूवमेंट हुआ है फाइनेंशियल्स में, नंबर्स अच्छे खासे सुधरे हैं। तो एक तो चीज जैसे हमने यहाँ पे देखी थी, प्राइस टू बुक वैल्यू, 9 फरवरी 2024 के आसपास लगभग 2.7 को गया था। अगर यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस देखें तो 9 फरवरी 2024 को स्टॉक प्राइस ने अपना हाई बनाया था रिसेंट का, कितना,
70-71 रुपए के आसपास, 71 रुपए के आसपास। अब जब स्टॉक मार्केट में, निफ्टी में जो ओवरऑल मार्केट को दर्शाती है, वहां पे बॉटम आउट हो चुका है और कंपनियों के रिजल्ट हैं वो अच्छे खासे इंप्रूव होके आ रहे हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से, 5-7 दिन से, जब आईटी कंपनीज के जब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं, तो वहां पे जरूर थोड़ा आईटी सेक्टर है उसको प्रेशर में रख के ओवरऑल निफ्टी को प्रेशर में रखा जा रहा है। तो एक वीडियो में हम वहां पे उस चीज को भी डिटेल से समझेंगे कि ये ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्या एक्चुअल में नंबर खराब आ रहे हैं, है ना। तो उन चीजों को भी हम डिटेल से समझेंगे। अब हमारा ये आता है कि हमारा यहाँ पे टारगेट हो क्या सकता है। अगर हम करंट प्राइस 26.47 से बात करें, तो हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 62 रुपीज का, जो हमारा करंट प्राइस से आता है 134% का। अगर ये हमें 2 साल 3 साल में भी ये हमें मिल जाता है हमें, तो 40% का एवरेज हो जाएगा ये। लेकिन इतना टाइम मेरे हिसाब से ये लेना नहीं चाहिए। फिर एक जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, जो 34 का प्राइस है, अगर वहां तक भी हम जाते हैं, तो ये हमारा कितना आता है, लगभग 30% के आसपास, 29-30% के आसपास ये हमारा निकल के आता है ना। वो आप अपने हिसाब से अलग अलग टारगेट, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो वो हमेशा उस हिसाब से रहेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। और अधिक से अधिक लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि और भी जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं मार्केट को अच्छे से, वो हमारे साथ जुड़ के कैसे हमें बिजनेस एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमें फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, कैसे हमें टेक्निकल्स को देखना चाहिए। और जब इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, उसके बाद हमें एंट्री लेने पर एक सेटिस्फिकेशन मिलता है अच्छी कंपनी में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।